नमस्कार साथियों। बिहार विधानसभा चुनावों के ऊपर कुछ अपनी राय रखने के लिए, कुछ आप लोगों के विचार जानने के लिए ये लाइव शुरू किया हुआ है। आज का समाचार आप सभी को मालूम ही है कि कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को आखिर सीएम फेस घोषित कर दिया। एक बहुत बड़ा एहसान कर दिया। एक ऐसा विषय जिस पर शुरू से ही कहीं भी कोई भी दो राय हो ही नहीं सकती थी, वो सिर्फ अपना अहंकार दिखाने के लिए और जो दो दलों के कार्यकर्ताओं के बीच में जो लगातार दूरी थी, उस दूरी को और बढ़ाने के लिए इतना इन्होंने देर लगाया और आखिरकार ये काम कर दिया। अब सवाल एनडीए से हो रहा है कि भाई आप अपना बताइए। एनडीए क्यों बताएगा? एनडीए के बताने की रणनीति ही नहीं थी। ये तो मीडिया के जरिए बीजेपी वाले सवाल उछलवा रहे थे और वो भी चूंकि उनको पता था कि इस सवाल का जवाब देने से कांग्रेस बच रही है, तो एक ये महागठबंधन के लोगों के बीच में कंफ्यूजन की स्थिति बन सकती है। अब कोशिश करूंगा मैं इसके बाद में कि हर दिन कुछ कुछ विधानसभा चुनाव के जो भी मुद्दे हैं उस पर अपनी राय रखता रहूं। आज शुरुआत इसी बात से करते हैं कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया। कांग्रेस जितनी ज्यादा भी सीटें मांग रही थी, वो सीटें भी आरजेडी की सीटों से बहुत कम थी। तो जाहिर है कि अगर सरकार बनने की नौबत आती है तो आरजेडी का ही नेता यानी तेजस्वी को ही सीएम बनना था। लेकिन कांग्रेस को ने ऐसा क्यों नहीं किया? यहाँ पर ठीक है, जो जिनको प्रभारी बना के भेजा गया, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी कमी रही होगी, लेकिन ये इनको फ्री हैंड किसने दिया? जाइए कुछ भी आप कीजिए, वो दिया है राहुल गांधी ने। तो जिम्मेदारी राहुल की बनती है। राहुल के बारे में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वो चाहते हैं कि जिस तरीके से जो सत्ता पक्ष है केंद्र का, एनडीए है, उसके नेता नरेंद्र मोदी हैं, तो उसी तरीके से यहाँ के नेता यानी प्रतिपक्ष के नेता, इंडिया गठबंधन हो या जो भी विपक्ष है पूरा, उसके नेता राहुल गांधी ने अपने आप को मान लिया है। और ये पहली नजर में ठीक लगता भी है। तो भाई अगर लोकसभा में देखें तो एक तरफ होता है सत्ता पक्ष का नेता जो प्रधानमंत्री होता है, और दूसरी तरफ होता है विपक्ष का नेता जो राहुल गांधी है। अब इसमें फर्क क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर बने हैं, पहले बने, अब भी हैं, तो वो निर्वाचित है। उनको पूरे सत्ता पक्ष के विधायकों ने चुना है। इस नाते वो सत्ता पक्ष के नेता हैं और फिर उस नाते पूरे सदन के भी और नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, जो भी है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष तो हैं, लेकिन पूरे विपक्ष के नेता नहीं हैं। ये मनोनीत किए नेता प्रतिपक्ष जो होता है वो पूरे विपक्ष के सभी दलों के सांसदों द्वारा चुना हुआ नहीं होता है, निर्वाचित नहीं होता है। मनोनीत होता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष मनोनीत कर दिया जाता है। वो सारे विपक्षी दलों के सांसदों का नेता होता नहीं है। लेकिन राहुल गांधी अपने आप को प्रधानमंत्री के पैरेलल दिखाने के प्रयास में रहते हैं और रहना भी चाहिए। तो वो चाहते हैं कि अब उसी तरीके से जो सारे दल जो हैं, जो सत्ता पक्ष में नहीं है, वो सारे दल हमें उसी तरीके से नेता माने।
जिस तरीके से बीजेपी और उसमें उनकी मनमानी भी चल जाती है, प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री की तानाशाही भी चल जाती है, वो सब भी इसी तरीके से जो विपक्षी दल हैं उनके बीच में राहुल गांधी की स्वीकार्यता और सम्मान उसी तरीके से हो, जो कि आप जबरदस्ती तो नहीं कर ले सकते हैं। आप वो सम्मान अर्जित कर सकते हैं, वो सम्मान आप छीन नहीं सकते हैं, और ये छीनने की कोशिश करते हैं। इसी चक्कर में इन्होंने बिहार में महागठबंधन का बहुत बड़ा नुकसान अभी तक किया है। और चूंकि यहाँ पर आरजेडी की तरफ से भी हुई है, आरजेडी को ये समझना चाहिए था, और अभी भी वो उस बात का आकलन करके देखें कि क्या कार्यकर्ताओं के स्तर पर कांग्रेस और आरजेडी में कोई तालमेल है, किसी तरह का सामंजस्य है? कहीं किसी भी सीट पर ऐसा संभव दिख रहा है कि कांग्रेस और आरजेडी के लोग साथ में कैंडिडेट का प्रचार करेंगे? जब दो दलों के कार्यकर्ताओं के बीच में ही, और आप बात करके देखिए, दोनों के आरजेडी वालों से बात करके देखिए कांग्रेस के बारे में, तो कितने गहरी नाराजगी है, कितनी नापसंदगी है, और कांग्रेस वालों से बात कीजिए तो आरजेडी के बारे में पता लगा कि कितनी गहरी नाराजगी है। तो कांग्रेस से तालमेल इनको बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए था, और लेकिन अब हुआ है, और ये चीज अब तो बदली नहीं जा सकती है। दिक्कत यह है, देखिए, मेरा मानना यह है कि कांग्रेस ने अपनी तरीके से जितना संभव है आरजेडी को हरवाने की पूरा प्रयास अपने लेवल पर कर दिया है। इसका नतीजा भी उनको सामने आ रहा है। जो कल हमारे साथी एक स्पेस पर पूछ रहे थे कि ट्विटर के स्पेस पर किस टॉपिक पर चर्चा की जाए, तो मैंने ऐसे हंसी मजाक में लगा था कि अल्लाह बरू अब जहां भी पहुंचे तो उनका ठीक से नागरिक अभिनंदन किया जाए, ये टॉपिक होना चाहिए। और वो शुरू हो गया। कुछ लोगों ने तो बाकायदा लिस्ट से और एक एक प्रमाण के साथ दे दिया, कम से कम 16-17 सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी तरफ से, एनडीए की तरफ से लोग आए और सीधा उनको टिकट मिल गया, और उनसे अब कार्यकर्ताओं से अपेक्षा की जा रही है कि उनको जिताने के लिए करें। एक्चुअली बीजेपी ने प्लान ये किया है, एक तो चिराग पासवान की पार्टी है, उस पर अपने कैंडिडेट कई खड़े कर दिए हैं, और दूसरा तरीका जो उनको था कि एंटी इनकम्बेंसी और एनडीए का विरोध, ये सब तो है ही, तो ऐसा बहुत तो मुश्किल है कि अपने दम पर एनडीए जीत पाए। इसके लिए उनके लिए ये जरूरी लगा कि कुछ प्रत्याशी एनडीए के विरोध में ही अपने जितवा लिए जाएं, यानी महागठबंधन की तरफ पहुंचा दो, महागठबंधन की लहर में तेजस्वी के नाम पर वो जीत के आ जाएं, और फिर उनको लेके अपना जो भी संख्या बल है वो पूरा कर दिया जाए। इसके लिए बाकी और साधन तो उनके पास में जो कुछ हैं ही, मजबूर करने के भी तरीके हैं ही, लेकिन मजबूर करने की नौबत तो तब आए ना जब लोग स्वतः ही अपनी तरह आपके पास में आने को तैयार रहेंगे, तो मजबूरी किसी को करने की कोई बात ही नहीं है। तो बीजेपी के जो 101 प्रत्याशी हैं वो बीजेपी के हैं, चिराग पासवान की पार्टी में है, उसमें बहुत बड़ी संख्या बीजेपी की प्रत्याशियों की है, और आरजेडी की तरफ से कांग्रेस के टिकट पर जो लड़ रहे हैं उनमें भी बिल्कुल बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। आरजेडी के साथ में दिक्कत यह रही कि पहले कोशिश ये की गई कि देखिए 243 सीटें हैं, तो अधिक से अधिक सीटें तो ऐसी सिस्टम बनाया जाए कि आरजेडी लड़े ही ना, बिना लड़े हार जाए, और वो देखा ही 143 पर, यानी 100 सीटें तो आरजेडी की बिना लड़े ही गई। और चलिए माले वगैरह का या जो
और घटक है उनका कुछ मान भी न थोड़ा बहुत हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस की सीटें जो है 60 सीटें तो गई बिल्कुल। उनमें से जो आ भी जाएंगे उनमें से उनके तो जो जीतने के चांस नहीं है, वो जीतेंगे तो उनके भागने के पूरे पूरे चांस हैं। फिर दूसरा प्रयास क्या किया गया कि अधिक से अधिक जो इनके जीतने वाले हैं वो सीट वाइज एक एक सीट पर कौन कौन जीतने वाला है उसके बजाय उस पर ध्यान ना दे के ऑल ओवर संख्या बल के हिसाब से करो, और इनको कितने दिए उनको कितने दिए, उस तरीके से इनको ये जो टिकट के आंकड़े हैं वो दिखाए गए, और ये बताने की कोशिश की गई कि उन्होंने तो बस यादव को ही टिकट दिया है। भाई पिछली बार भी सबसे ज्यादा यादवों को ही टिकट दिए थे, और जो जीतने वाले थे वो सबसे ज्यादा यादव ही थे। वो एक एक सीट का इक्वेशन है, उन सीटों पर अगर आप यादव को नहीं देंगे तो फिर कोई जो निर्दलीय यादव खड़ा हो जाएगा वो जीत जाएगा। फिर ये इक्वेशन है, और कोई तो सीट के हिसाब से देखा जाता है। बहुत सी पॉपुलेशन है लोगों की जिनकी आबादी 1%, 2%, आधा प्रतिशत है, और स्वाभाविक रूप से ऐसे प्रत्याशियों के विधानसभा चुनाव में जीतने के चांस कम रहते हैं, लेकिन उसके विकल्प दूसरे होते हैं। उसके लिए फिर उनको पार्टी में दूसरी तरीके से भी एडजस्ट किया जाता है, और निगम मंडल के चेयरमैन वगैरह के पद होते हैं, दर्जा मंत्री के पद होते हैं, एमएलसी के पद होते हैं, एमएलसी होता है, एमएलसी में जनने के बाद मंत्री बनते हैं। तो उन सब बातों का भी हिसाब रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर भी कोशिश की गई कि जो इनके जीतने वाले प्रत्याशी हैं उनको अधिक से अधिक इस तरीके से दबाव बनाइए कि उनको कम टिकट दे पाए। तो फिलहाल ये बात रही है। नितिन पटेल जी कह रहे हैं प्रशांत किशोर पर क्या कहेंगे। प्रशांत किशोर पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ चूंकि पैसा उनके पास में अपरंपार रहा है तो सभी मीडिया वालों को उन्होंने पैसा दिया हुआ है कि जहां कहीं भी हो उनकी चर्चा जरूर होती रहे, और उन पर चर्चा करने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है, कोई असर नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है, कोई भी फर्क नहीं है, चुनाव में मायने ही नहीं रखता है जी। तो फिलहाल बात इतने ही, और कुछ आगे मैं कोशिश करूंगा कि अब नियमित रूप से आप लोगों के सामने कुछ जानकारी रखता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई आप लोगों की जो प्रतिक्रिया हो आप उस पर कमेंट कर दें तो मैं अगली बार उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।